फ्रेंड्स, आज हमारा डिस्कशन रहेगा रिगार्डिंग कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। सो आज का क्वेरी रहेगा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के रिगार्डिंग क्या प्रोविजंस है। नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कंसेप्ट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम ऐसे लोगों की बात कर रहे हैं जो कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाके कैजुअली बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं। सो प्रोबेबली ओकेजनली बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं, और मे बी ऐसे स्टेट में जाके ओकेजनली या ऐसे यूनियन टेरिटरी में जाके वो ओकेजनली बिजनेस कंडक्ट कर रहे हैं जहाँ पे उनका कोई फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे बताऊँ, मान लीजिए कि कोई बंदा है हु इज़ डूइंग बिजनेस इन गुजरात एंड प्रोबेबली इज पार्टिसिपेटिंग इन वन ऑफ द फेयर कंडक्टेड इन महाराष्ट्र। सो इन दैट सिचुएशन, मान लीजिए ज्वेलर का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर कोई गारमेंट्स के बंदे का एग्जांपल ले लेते हैं जो ओकेजनली बहुत सारी अलग अलग जगह पे जाके फेयर में पार्टिसिपेट करते हैं। मे बी दे आर पार्टिसिपेटिंग इन अ फेयर इन एग्जीबिशन और अ फेयर इन मे बी महाराष्ट्र। ही इज अ पर्सन ऑफ गुजरात बट इज पार्टिसिपेटिंग इन अ फेयर इन महाराष्ट्र और मे बी तमिलनाडु और मे बी समवेयर इन दिल्ली और सम अदर प्लेस। तो इस सिचुएशन में हम कंसेप्ट की बात कर रहे हैं कैजुअली टैक्सेबल पर्सन, जहाँ पे हम ऐसी जगह पे जाके बिजनेस कंडक्ट करने जा रहे हैं जहाँ पे हमारा कोई फिक्स एस्टेब्लिशमेंट नहीं है और हम लोग ये बिजनेस परमानेंट बेसिस पे कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इट इज़ एन ओकेजनली टाइम बीइंग बिजनेस विच वी वांट टू कंडक्ट। अच्छा, मे बी कोई सीजनल प्रोडक्ट का भी एग्जांपल लिया जा सकता है। मान लीजिए कि अगर गुजरात है या महाराष्ट्र है जहाँ पे आम या ऐसी मैंगो जैसी चीज़ें जो बहुत नोन है। सो मान लीजिए कि कोई अहमदाबाद या गुजरात या महाराष्ट्र का कोई बंदा है जो मैंगो में डील कर रहा है, और सीजन के टाइम पे वो अपने स्टेट के अंदर तो ऑब्वियसली मैंगो प्रोवाइड कर ही रहा है फ्रॉम हिज फिक्स प्लेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट, बट ओवर एंड अबव दैट मान लीजिए कि वो राजस्थान में जाके कोई एक पर्टिकुलर ग्राउंड है वहाँ पे अपना टेंट लगा के प्रोडक्ट बेचना चाहता है। तो अगेन ही इज गोइंग फॉर अ बिजनेस इन सम स्टेट वेयर इज नॉट हैविंग अ फिक्स एस्टेब्लिशमेंट एंड इज गोइंग फॉर अ बिजनेस ऑन टेम्पररी बेसिस ओनली। तो यहीं पे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का कंसेप्ट आता है। Now, whenever I say casual taxable person, तो number one point which we need to understand is as per section 24, जहाँ पे फ्रेंड्स हमें दिया गया as per section 24 ऑफ CGST एक्ट, जहाँ पे फ्रेंड्स हमें दिया गया है कि कौन से लोगों को कंपलसरी बेसिस पे GST में रजिस्ट्रेशन करवाना है। उसमें सबसे पहला कंपोनेंट है तो ये कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का, माने ऐसा कोई बंदा जो कैजुअली कोई और स्टेट में जाके बिजनेस करना चाहता है तो उसे कंपलसरी बेसिस में उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। वो विदाउट रजिस्ट्रेशन कभी भी उस स्टेट में जाके बिजनेस कंडक्ट नहीं कर सकता। अच्छा, मान लीजिए कि वो गुजरात में नॉर्मली ऑलरेडी बिजनेस कर रहा है, उसका गुजरात का टर्नओवर ऑलरेडी 20 लाख के ऊपर है और गुजरात में तो वो रजिस्टर्ड है ही, बट अगर वो महाराष्ट्र में जाकर बिजनेस करना चाहता है तो उसे महाराष्ट्र में अलग से रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर द कैटेगरी कॉल्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन विच इज़ अ टेम्पररी रजिस्ट्रेशन विच इज़ नॉट अ परमानेंट रजिस्ट्रेशन। अच्छा, दूसरा पॉसिबिलिटी हो सकता है, मान लीजिए कि वो गुजरात में बिजनेस कंडक्ट कर रहा है, गुजरात में उसका टर्नओवर मान लीजिए 5 लाख रुपए ही हो रहा है, तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग ही इज नॉट सपोज टू गेट हिमसेल्फ रजिस्टर्ड इन गुजरात बिकॉज हिज टर्नओवर इज नॉट लेस देन इट्स नॉट मोर देन 20 लाख। एंड मान लीजिए कि वो अदर इंटरस्टेट ट्रांजेक्शन भी नहीं कर रहा है, बट वन फाइन डे वो जा रहा है महाराष्ट्र में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो अगर वो महाराष्ट्र में एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए जा रहा है तो उसे डेफिनेटली महाराष्ट्र में जाने के टाइम पे एक स्पेसिफिक रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा अंडर अ कैटेगरी कॉल्ड एज कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। नाउ इसके प्रोविजंस क्या है? सो एज पर द कंसेप्ट गिवन अंडर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी, फर्स्ट ऑफ ऑल इज जब भी आप महाराष्ट्र में जाके बिजनेस कंडक्ट करना चाहते हैं उसके मिनिमम એટલે देयर इज अ टाइम लिमिट गिवन कि भाई अराउंड 5 डेज बिफोर आपको रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है। सो लाइक अगर मैं बोलूँ कि मैं महाराष्ट्र में जाके बिजनेस करना चाहता हूँ मे बी ऑन 25 ऑफ जुलाई, तो इन दैट सिचुएशन मुझे 20 जुलाई तक कैजुअल टैक्सेबल कैटेगरी में अप्लाई कर देना है। मैं जब अप्लाई करूँगा तो प्राइमा फेसी मुझे अपनी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है, नाम, एड्रेस, प्रोडक्ट डिटेल्स एंड ऑल दैट थिंग्स। जब मैं ये सारी डिटेल्स प्रोवाइड करूँगा तो उसके बेसिस पे वो मेरे नाम पे एक टेम्पररी रजिस्ट्रेशन ग्रांट करेंगे। इसी टेम्पररी रजिस्ट्रेशन नंबर को मुझे यूज़ करना है। इस नंबर को यूज़ करके मुझे अपना टोटल टैक्स एस्टिमेट करना है। माने तो मान लीजिए कि मैं जा रहा हूँ एज ए ज्वेलर एक एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए महाराष्ट्र में। सो मैं अपने साथ ज्वेलरी कैरी करके लेके जाने वाला हूँ जो मैं उस एग्जीबिशन में शो करूँगा। अब मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि उस एग्जीबिशन में मेरा जो टोटल सेल होगा वो मान लीजिए कि एक एक्स अमाउंट का होगा। लेट्स अज्यूम दैट 10 लाख रुपीज़ का सेल होगा।
तो ये 10 लाख रुपीज़ के ऊपर अगर मैं जीएसटी का रेट 3% गिन रहा हूँ, सो मेरे हिसाब से ज्वेलर के केस में जो जीएसटी का रेट है वो 3% है, तो मेरे हिसाब से मेरा जो जीएसटी का लाइबिलिटी आना चाहिए उस एग्जीबिशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वो अराउंड 30,000 रुपीज़ का होना चाहिए। 10 लाख के ऊपर मैं 3% काउंट कर रहा हूँ। सो अगर मेरा जो टोटल लाइबिलिटी आना चाहिए वो अराउंड 30,000 रुपीज़ के अराउंड आना चाहिए, तो मुझे इतना टोटल टैक्स एस्टिमेट करना है और ये टैक्स एस्टिमेट करने के बाद मुझे उतना अमाउंट डिपॉजिट भी कर देना है। कहाँ पे डिपॉजिट करना है फ्रेंड्स? तो ये जितना भी अमाउंट में डिपॉजिट करूँगा वो मेरे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में जाएगा। मैं बोल रहा हूँ क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा। ये पूरा अमाउंट मेरे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में नहीं जाएगा, इट विल गो अंडर इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। दैट मीन्स इट इज़ एज गुड एज मैंने इतना पैसा डिपॉजिट किया हुआ है। अब मान लीजिए कि ये जो मैंने एस्टिमेट किया था उसके ऊपर से मैंने टैक्स डिपॉजिट करवा दिया, और जैसे ही डिपॉजिट करवाऊंगा अब वो मुझे एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ग्रांट करेंगे फॉर डूइंग द बिजनेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। नाउ अगर वो मुझे जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर ग्रांट करेंगे फॉर डूइंग द बिजनेस इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, जिसको कंसिडर करके अब प्रैक्टिकली मैं महाराष्ट्र में जाके बिजनेस कंडक्ट कर सकता हूँ। और जब भी मैं महाराष्ट्र में जाके बिजनेस कंडक्ट करूँगा, सो मान लीजिए अजम्पशन पहला यही है कि मेरा एक्चुअल सेल 10 लाख रुपए का ही हो रहा है, और अगर मेरा सेल्स 10 लाख रुपए का ही हो रहा है तो दैट मीन्स मुझे 30,000 रुपीज़ का टैक्स भरना था, जो ऑलरेडी मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करवा चुका हूँ, तो जो मेरी लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ हो जाएगा। बट दूसरा पॉसिबिलिटी ये भी है कि मैंने जो टोटल कैलकुलेशन किया था उसमें मेरा सेल्स 10 लाख रुपए का होना चाहिए था, बट एक्चुअल अमाउंट टर्न्स आउट टू बी ओनली 5 लाख रुपीज़। तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये 5 लाख के ऊपर मुझे टैक्स भरना था, जो आई थिंक 5 लाख के ऊपर 3% काउंट करोगे इट शुड टर्न आउट टू बी 15,000। तो मुझे एक्चुअल टैक्स भरना था 15,000, जबकि मैं इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में पूरा 30,000 डिपॉजिट कर चुका हूँ। तो उस सिचुएशन में 15,000 मेरी टैक्स लायबिलिटी के सामने सेट ऑफ हो जाएगा, बट जो बाकी का 15,000 है उसके लिए मैं फ्यूचर में अपनी कोई और लायबिलिटी के सामने, चाहे वो टैक्स का लायबिलिटी हो, चाहे वो इंटरेस्ट का लायबिलिटी हो या पेनल्टी का लायबिलिटी हो, एज पर सेक्शन 49 में उसे 100% यूज़ कर पाऊंगा। तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज़, या तो आपने जो टैक्स एस्टिमेट किया है एक्चुअली उतना ही लायबिलिटी हो रहा है, या फिर आपने जो टैक्स एस्टिमेट किया है उतना लायबिलिटी नहीं हो रहा है। दोनों में हम कैसे डील करेंगे वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। Now one of the most important thing which we need to keep in mind कि ये जो रजिस्ट्रेशन आप करवा रहे हैं, कौन सा रजिस्ट्रेशन? तो कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में वो जो आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है वो टेम्पररी रजिस्ट्रेशन है, वो परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं है। कोई बोले कितने पीरियड के लिए वो रजिस्ट्रेशन वैलिड है? वैसे तो आपको लॉ में बोला हुआ है कि 90 डेज़ के लिए वो रजिस्ट्रेशन आपका वैलिड है, बट आप शॉर्टर पीरियड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको लग रहा है कि जो एग्जीबिशन है वो 1 हफ्ते चलने वाला है और आप उसी में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपने एग्जीबिशन के लिए 1 हफ्ते के टाइम पीरियड के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। दे वेरी क्लियरली सेड कि कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का रजिस्ट्रेशन रहेगा ईदर फॉर अ पीरियड ऑफ 90 डेज और द टाइम पीरियड स्पेसिफाइड इन द एप्लीकेशन। तो अगर आपने एप्लीकेशन में डाला है 10 दिन, तो 10 दिन और 90 डेज विच एवर इज लेसर पीरियड। अगर आपने एप्लीकेशन में डाला है 50 दिन, तो 50 दिन और 90 डेज विच एवर इज अ लेसर पीरियड, बट द मैक्सिमम टाइम लिमिट एज आई सेड इज 90 डेज। उससे ज़्यादा पीरियड के लिए आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में रजिस्टर नहीं हो सकते। अच्छा, एक पॉसिबिलिटी हो सकता है फ्रेंड्स, वॉट? तो क्या मान लीजिए कि मैंने इनिशियली कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में अप्लाई किया, जहाँ पे मैंने 90 डेज़ का रजिस्ट्रेशन मांगा था। समवेयर 90 डेज़ ख़त्म होने को आए और मुझे लग रहा है कि भाई नहीं, मेरी सीज़न, जैसे कि मैं आम जैसी प्रोडक्ट बेचने जा रहा हूँ कोई स्टेट में, 90 डेज़ के बाद भी मुझे लग रहा है कि नहीं, आई कैन डू दिस बिजनेस फॉर मोर 10-15 डेज, देन इन दैट सिचुएशन आई कैन अप्लाई फॉर एक्सटेंशन। दे कैन अगेन ग्रांट मी एन एक्सटेंशन। कितने पीरियड का एक्सटेंशन? अगेन वही 2 पॉसिबिलिटी, या तो दे कैन ग्रांट एन एक्सटेंशन ऑफ 90 डेज और द टाइम पीरियड विच आई डिमांड विच शुड बी लेस देन 90 डेज विच एवर इज लेसर पीरियड। यानी 90 डेज़ के बाद मैं और 30 डेज़ का एक्सटेंशन मांगूँ तो वो मुझे 30 डेज़ का एक्सटेंशन देंगे। दे कैन गिव मी एन एक्सटेंशन अप टू 90 डेज़, बट दिस इज़ द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर गेटिंग रजिस्टर्ड अंडर कैजुअली टैक्सेबल पर्सन। अच्छा, अगर बाई चांस मैं एक्सटेंशन डिमांड कर रहा हूँ तो उस एक्सटेंडेड पीरियड के लिए मुझे अपनी लायबिलिटी रिकैलकुलेट करनी है, और वो रिकैलकुलेट करने के बाद जो टैक्स का एस्टिमेट आ रहा है वो अगेन मुझे उसी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डिपॉजिट करवा देना है, विच अगेन एज आई सेड इन प्रायर पॉइंट दैट एज पर सेक्शन 49 ये पैसा आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो, या तो फ्यूचर टैक्स के सामने, या तो इंटरेस्ट के सामने, या तो पेनल्टी के सामने, और वॉट एवर वे यू वॉन्ट। सो ये हमारा बेसिक कैटेगरी रहा कैजुअल टैक्सेबल पर्सन का।
यहाँ पे एक दो पॉइंट्स हैं जो हमें ऑलवेज ध्यान में रखने हैं। अच्छा, अगर आप कोई स्टेट में कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी में रजिस्टर हो तो उसके लिए आपको एक अलग से रिटर्न भी भरना है, जो रिटर्न ऑलरेडी GSTR कैटेगरी में प्रिस्क्राइब्ड है, तो वो रिटर्न भी आपको भरना पड़ेगा टू फाइनलाइज योर ऑल टैक्स लायबिलिटीज एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पे एक जो प्रैक्टिकल पॉइंट है जहाँ पे सबसे ज़्यादा क्वेरीज रेज हो रही है वो ये है कि अगर मैं एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा हूँ तो मैं अपने गुड्स कैसे लेके जाऊँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे दो कंसेप्ट है। कंसेप्ट नंबर 1 ये है कि या तो ई-वे बिल गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रहा है या फिर ई-वे बिल अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। मेरे हिसाब से सबको पता है कि गवर्नमेंट ने 2 महीने तक ई-वे बिल की एप्लीकेबिलिटी को एक्सटेंड कर दिया है। तो प्रैक्टिकली मुझे क्या करना है, तो कि अभी मुझे जो करना है दैट इज़ मुझे यूज़ करना है फॉर्म 402 एंड फॉर्म 403, जो हम लोग ओल्ड टैक्स सिस्टम में CST कैटेगरी में फॉलो करते थे, जिसके थ्रू मुझे क्या करना है, तो यहाँ से मैं अपना जितना स्टॉक गुजरात से महाराष्ट्र एग्जीबिशन के लिए लेके जा रहा हूँ, या फिर गुजरात से राजस्थान आम के मैंगो के सीजनल बिजनेस के लिए लेके जा रहा हूँ, उस पूरे स्टॉक की डिटेल मुझे फॉर्म 402 में फाइल करनी है। मैं वापस बोल रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिएगा, ये जितना स्टॉक, एक होता है कि आप कितना स्टॉक बेचा जाए उसका एस्टीमेट दे, और दूसरा होता है कि आप जितना स्टॉक वहाँ पे शो करने के लिए लेके जा रहे हैं वो दिखाए। एस्टीमेट हमने गिना था वो टैक्स के रिलेटेड था, जो आपको अलग से डिपॉजिट करवाना है, और दूसरा है फॉर्म 402 जिसके अंदर आप जितना स्टॉक लेके जा रहे हैं फिजिकली वो सारे स्टॉक की डिटेल देनी है। मान लीजिए कि आप एज अ ज्वेलर अपने साथ 100 ज्वेलरी पीसीज लेके जा रहे हैं जिसके ऊपर टोटल टैक्स का अमाउंट होना चाहिए अप्रॉक्सीमेटली, जिसके वैल्यू मे बी गुड्स का वैल्यू होना चाहिए मे बी अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़। बट ये 1 करोड़ में से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी आप 10 लाख रुपए का ही सेल कंडक्ट करने वाले हैं, तो जो टैक्स डिपॉजिट करना है वो आपको 10 लाख के हिसाब से डिपॉजिट करना है। बट फॉर्म 402 जो आप यूज़ करोगे, जिसमें आप अपना टोटल स्टॉक जो लेके जा रहे हैं उसमें अप्रोक्सीमेटली 1 करोड़ रुपए का अमाउंट आप शो करेंगे। तो ये दोनों के दोनों अलग कंसेप्ट हो गए। एक है आप कितना स्टॉक लेके जाएंगे, और दूसरा है आप अपने साथ जो स्टॉक लेके जाएंगे उसके ऊपर कितना टैक्स लायबिलिटी अराइज होने वाला है। एक दूसरा कंसेप्ट है यहाँ पे, वो ये है कि मान लीजिए कि आप 1 करोड़ रुपए का स्टॉक लेके गए, उसमें से 10 लाख रुपए का स्टॉक सेल हो गया आपका, तो अभी आप 90 लाख रुपीस का स्टॉक वापस लेके आ रहे हैं। तो जो स्टॉक आप अपने साथ वापस लेके आ रहे हैं वो वापस लाने के लिए आपको एक दूसरा फॉर्म यूज़ करना है, विच इज़ फॉर्म 403। फॉर्म 402 एंड 403 दोनों फॉर्म एग्जिस्टिंग एक्ट में ही है, CST एक्ट में, और वही के वही दोनों फॉर्म्स हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं GST के अंदर, और ये दोनों रहेंगे तब तक जब तक ई-वे बिल एप्लीकेबल ना हो। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ई-वे बिल को कंपलसरी बना रहा है, दैट इज़ आफ्टर 2 मंथ्स, क्योंकि 1 जुलाई को गवर्नमेंट ने बोला था कि 2 महीने के लिए ई-वे बिल का एप्लीकेबिलिटी एक्सटेंड हो रहा है। सो अगर मान लीजिए कि गवर्नमेंट उसे 2 महीने बाद इम्प्लीमेंट कर रहा है समवेयर इन द मंथ ऑफ सितंबर, तो उस सिचुएशन में यही ट्रांसपोर्टेशन के लिए फॉर्म 402 या 3 की जगह पे अब आपको यूज़ करना पड़ेगा ई-वे बिल। बट ई-वे बिल में भी कंसेप्ट वही रहेगा, जितना स्टॉक आप यहाँ से कैरी करके लेके जा रहे हैं उसकी पूरी डिटेल देनी पड़ेगी, और सेम वे वही स्टॉक जब वापस लेके आएंगे तो अगेन उसकी डिटेल प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मेरे हिसाब से आई थिंक एवरीबडी इज़ क्लियर विद द कंसेप्ट ऑफ कैजुअल टैक्सेबल पर्सन कैटेगरी। एंड एज वी अंडरस्टैंड, अगर कुछ भी क्वेरी हो आप डेफिनेटली पोस्ट कर सकते हैं, एंड फॉर फर्दर क्वेरीज, फॉर फर्दर इंपॉर्टेंट क्वेरीज यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब टू अवर चैनल कॉल्ड एज gst@dhbl.gandhi। थैंक यू।